इजराइल और हमास के साथ चल रही जंग में मासूम इंसानी जानें ली जा रही हैं। गजा से हर रोज दर्दनाक तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन युद्ध की विभीषिका नहीं थम रही है। हालांकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अपने घर में अब घिरते भी नजर आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बड़ा सख्त कदम उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय अल जजीरा चैनल की ब्रॉडकास्टिंग पर बैन लगा दिया है। और ये बैन भर नहीं है, बल्कि संसद में अल जजीरा चैनल पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इजराइल में प्रसारण पर रोक लगा है और अल जजीरा को आतंकी चैनल करार दिया गया है। इजराइल की संसद में कानून पारित करके अल जजीरा के खिलाफ ये गंभीर आरोप तय किए गए हैं। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि अल जजीरा से इजराइल की सुरक्षा को खतरा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे प्रेस की आज़ादी पर बैन के रूप में भी देखा जा रहा है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का स्ट्रेट टॉक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। तो अल जजीरा चैनल क्या आतंकवाद का प्रसारण कर रहा था? जिस तरीके के संगीन आरोप अल जजीरा चैनल पर लगे हैं और उस पर आरोप लगे हैं कि वो हिंसा को इंस्टिगेट कर रहा था, हिंसा को बढ़ावा दे रहा था, और कहीं ना कहीं बहुत ही ये एक बड़ा कदम इजराइल का कहा जा सकता है। कुछ और सवाल इसलिए खड़े होते हैं कि इजराइल के इस कदम को पूरी दुनिया में इसकी निंदा भी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद जो इजराइल की सरकार है वो मनमर्जियां चलाती दिख रही है। सवाल बनता है कि अल जजीरा चैनल पर बैन, क्या ये प्रेस की आज़ादी पर हमला नहीं है? क्या ये नेतन्याहू की गजा से सूचनाओं को बैन करने की कोशिश कह सकते हैं? नेतन्याहू ने अल जजीरा को आतंकवाद फैलाने वाला चैनल किस आधार पर कहा है? क्या नेतन्याहू इजराइल में राष्ट्रवाद की भावना उभारने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनके खिलाफ इजराइल के भीतर विरोध के सुर अब तेज हो रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल क्यों उठते रहे? एक सवाल ये भी क्योंकि अलग अलग मीडिया संस्थानों पर निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उनकी पक्षपाती रिपोर्टिंग को लेकर सवाल उठते रहे हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शीबा असलम फहमी जुड़ चुकी हैं और हमारे साथ फॉरेन इश्यूज एक्सपर्ट प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों ही विशेषज्ञों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और प्रोफेसर ब्रह्मदीप, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी कि अल जजीरा चैनल को बैन किया जाना, आप इस बैन को किस तरह से देखते हैं? और कहीं ना कहीं एक शक इस बात की जताई जा रही है कि सूचनाएं जिस तरीके से गजा से निकलकर सामने आ रही थी, इस पर भी अंकुश लगाने की कोशिश इस बैन के जरिए दिखती है। जी देखिए, मीडिया को रोकना, अभिव्यक्ति की आवाज को रोकना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी तरीके से। और निसंदेह अल जजीरा पर जो बैन लगाया गया है वो उससे पता चलता है कि जो नेतन्याहू है वो बहुत सारी चीजों को सूचनाओं को बाहर जाने देना नहीं चाहते। जिस प्रकार से गजा में हमले चल रहे हैं, जिस प्रकार से इजराइल की आक्रामकता सामने आ रही है, जिस प्रकार छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, लोगों को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा है, और जो भोजन के पैकेट गिराने वाले लोग हैं उनको मारा जा रहा है, ये जो सारी चीजें आती है, इससे पता चलता है कि जो नेतन्याहू है, नेतन्याहू का जो विरोध अपने देश में हो रहा है, तो उस विरोध को वो चाहते हैं कि अल जजीरा जैसी जो चीजें जिसका आपने जिक्र भी किया कि राष्ट्रवादी भावना को बाहर देकर अपने विरोध को कैसे रोका जाए। लेकिन ये एक पक्ष है। नेतन्याहू ने कहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देता है। देखिए, अल जजीरा जो है वो गंभीर अपराधों से बच नहीं सकता, खासकर पत्रकारिता के दौर में जो उसने गंभीर अपराध किए। शायद आपको याद होगा कि अल जजीरा जो है वो एक ऐसा वाहिद चैनल है जिसने आईएसआईएस के द्वारा लोगों के सिर कलम करते हुए चित्रों को दिखाया है, दुनिया के सामने लाइव किया है। अल जजीरा वो चैनल है जिसने सबसे पहले ओसामा बिन लादेन जैसे जो लोग हैं उनके इंटरव्यू प्रसारित किया है। अल जजीरा वो चैनल है जिसने एक टैंक जा रहा है, अल जजीरा का कैमरामैन उस टैंक को दिखा रहा है और अचानक उस टैंक में बम ब्लास्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि जो अल जजीरा है वो कहते हैं ना कि आप दुनिया की बेहतरी के लिए निकले हैं, लेकिन आपको अपने नीचे अंधेरा नहीं दिखता। तो अल जजीरा जिस कतर से निकला हुआ चैनल है या जो अल-थानी जिनके पैसों पर ये चैनल चलता है अल जजीरा, क्या उसने भारतीय मुसलमान जो 500 मजदूर मर गए थे जब
फुटबॉल विश्व कप की तैयारी हो रहा है तो मुसलमानों का कभी जिक्र किया है इस चैनल ने? क्या इस चैनल ने कभी इस जिक्र को किया है दुनिया भर में जो महिलाओं के अधिकारों को लेकर जो बातें होती, लेकिन कतर जो है, कतर में सबसे ज्यादा महिलाओं को प्रतिबंधित किया गया। आप यदि आपको तलाक भी लेना हो तो सबसे पहले आपका जो जिसको पालक कहते हैं उससे आपको अनुमति लेना पड़ेगी, आपको विदेश आना हो तो भी अनुमति लेना पड़ेगी। तो अल जजीरा बेशक दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है, लेकिन उसकी पारदर्शिता पर इससे सवाल उठते हैं, क्योंकि अल जजीरा जो है वो निष्पक्षता पर बिल्कुल वो ISIS को सपोर्ट करते हुए दिखा है, वो हमास को सपोर्ट करते हुए दिखा है, और वो आज खासकर जो अरबी भाषा है जो 35 करोड़ लोग अरब बोलने वाले हैं, वह उन पर प्रभाव जमाए रखने के लिए अपनी उन हदों को भी पार कर गया है जिन हदों में खौफनाक तरीके से लोगों को वहशियाना तरीके से मारते हुए दिखाया जाना है। तो अल जजीरा आतंकी चैनल कहा है तो पर ये कहीं ना कहीं आतंक का एक काला सच जो है वो दुनिया के सामने दिखाने की कोशिश भी कही जा सकती है, ना कि उसका साथ देने की कोशिश दिखती है। ये देखिए, बेशक आप आतंक का यदि सच दिखाना चाहते हैं तो या आतंक के खिलाफ आप खुद को दिखाना चाहते हैं तो आपने कभी ISIS के जो जिस प्रकार से ISIS विभत्स अत्याचार कर रहा है वो दिखाने की कोशिश नहीं की। आपने दिखाने की ये कोशिश की कि ISIS जो है वो इतना खतरनाक है और उसका प्रभाव ये पड़ा कि खाड़ी के कई देशों में ISIS का प्रसार हो गया। यदि ISIS को मानवता के विरुद्ध आप दिखाने की कोशिश करते तो निश्चित तौर पर जो मध्य पूर्व की मुस्लिम दुनिया है वो शांति और सुकून से जीने लगती। तो जो सही मायने में नेहा जी इसको इस प्रकार से समझना चाहिए कि जो कतर है दुनिया का बहुत बड़ा अमीर देश है, वहां के जो अल्थानी है वो बहुत बड़े अमीर शख्स है, एलिजाबेथ से ज्यादा उनके पास संपत्ति है, लेकिन दूसरा पक्ष यह है कि जो कतर की विदेश नीति है उसको चलाने के तौर पर अल जजीरा सामने आता है। और यही कारण है, देखिए आप इजराइल पर चाहे जितना अटैक कर ले, लेकिन हम यह नहीं भूल सकते कि अमेरिका ने अल जजीरा के चैनल पर हमला करने की बात कही थी। सऊदी अरब और इनके जो विवाद बढ़ा था 2017 में, तो सऊदी अरब ने सबसे पहले कहा था कि हम कतर पर बंदिशें नहीं लगाएंगे, बंदिशें हटा देंगे, आप अल जजीरा चैनल को बंद कर दीजिए। तो आखिर इतना क्यों सामने आता है? क्योंकि अल जजीरा जो है वो कतर की वैदेशिक नीति के तौर पर काम करता है। नेहा जी, लेकिन चलिए, किसी भी चैनल का जो मालिक है या फिर किसका पैसा उसमें लगा है ये एक अलग बात होती है, लेकिन उससे जुड़े जो पत्रकार हैं क्या उनकी पत्रकारिता भी निष्पक्षता के सवालों का सामना कर रही है? हमारे साथ शीबा असलम फहमी भी जुड़ी हुई हैं, वो इस बैन को किस तरह से देखती है? मैम, आपसे समझना चाहूँगी कि आप अल जजीरा की जो पत्रकारिता है उसे किस तरह से देखती है और इस बैन को आप किस तरह से देख पा रही हैं? बहुत शुक्रिया नेहा जी। ये जो आपका विषय है अल जजीरा पे बैन, इसके बहुत सारे आयाम हैं। एक तो ये कि ये आयाम तो है ही कि ऐसा क्या है कि नेतन्याहू को अपने जो वो कर रहे हैं गजा में और गजा के अलावा भी जो वो कर रहे हैं जेरूसलम वगैरह में, उसकी रिपोर्टिंग के लिए उनको BBC से CNN से कोई एतराज नहीं है और अल जजीरा से ही एतराज है। क्या वो जो सेंट्रल किचन के लोग नहीं मरे हैं, क्या वो झूठी खबर है? क्या वो घटनाएं नहीं हुई जो अल जजीरा ने दिखाई हैं? क्या उन घटनाओं का खंडन किया है? बजाय इसके कि वो जो झूठी खबर थी कि 40 इजरायली नौनिहाल बच्चों को मारा गया है, उसके लिए शर्मिंदगी जाहिर होती और दुनिया मजम्मत करती, दुनिया ये कहती कि ये CNN और BBC जैसे भरोसेमंद मीडिया हाउसेस ने ये झूठ परोसा और बहुत देर तक उसका खंडन नहीं किया जी। बजाय इसके कि इस पर सवाल उठता। लेकिन जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का और सबसे ज्यादा अपने कर्मियों को, अपने जर्नलिस्ट को खोने वाला इस पूरी जो आपकी 7 अक्टूबर से शुरू हुआ है गजा पे हमला, इस पर जो इसमें सबसे ज्यादा जजीरा ने खोए हैं अपने कर्मी, अपने पत्रकार, जर्नलिस्ट और सीनियर जर्नलिस्ट खोए हैं, वीडियो जर्नलिस्ट और सारे। तो ये बजाय इसके कि इस पर बात हो कि इतना रिस्क लेकर के भी दुनिया के सामने सच लाने की, और वो मुझे ये सबसे ज्यादा खुशी लगती है अल जजीरा के लिए कि अपने आप में एक सर्टिफिकेट है
क्योंकि अल जजीरा ने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है, अल जजीरा ने उस साइड से रिपोर्टिंग की है जहां सच में शेलिंग हो रही थी, जहां कारपेट बॉम्बिंग हो रही थी, और वो इजराइल के किसी सेफ 5 स्टार होटल से रिपोर्टिंग नहीं कर रहा था। ठीक है, तो अगर इतना रिस्क लेकर के किया है तो एक बात है, लेकिन ये जो बात है कि महिलाओं की स्थिति कतर में ऐसी है कि उन्हें तलाक लेने से पहले अपने वली से इजाजत लेनी पड़ती है, इसलिए अल जजीरा और इस पर अल जजीरा ने कोई बहुत बड़ी आवाज नहीं उठाई है, तो इसलिए अल जजीरा की गाजा की रिपोर्टिंग को आप कंडम कर देंगे। ये खीरा चोर और हीरा चोर में फर्क ना कर पाने वाली मासूमियत जो है ना, ये उसका द्योतक है, और हम सब लोग समझते हैं। सवाल यही है कि पूरी दुनिया में, जिसको हम विश्व समुदाय कहते हैं, वर्ल्ड कम्युनिटी कहते हैं, क्या वर्ल्ड कम्युनिटी भी अल जजीरा को कसूरवार ठहरा रही है? ऐसा तो नहीं है। और हम सब जानते हैं कि नेटो प्लस इजराइल प्लस सऊदी अरेबिया और यूएई का जो नेक्सस है, यूएई को तो आप ऑफ एंड ऑन रखिए, लेकिन ये नेटो प्लस इजराइल प्लस सऊदी अरेबिया, ये सब अल जजीरा के या कतर के दोनों के ही खिलाफ रहे हैं। अल जजीरा ने सऊदी अरब में जो कुछ होता रहा है, खासकर जब आपको याद होगा खशोगी का कत्ल करवाया था एमबीएस ने, तो उस समय भी अल जजीरा ने साफ रिपोर्टिंग की थी उस, है ना। तो ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं कि जो बीबीसी भारत में बहुत ज्यादा चाक चौबंद और नजर आता है कि वो भारत में सारा सच दिखाना चाहता है, और इसके लिए वो बहुत विक्टिम कार्ड भी खेलता है जी। वही बीबीसी जब अपने जिसको हम नॉर्थ ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, तो उसके लिए जब वाइड डिप्लोमेसी का सवाल आता है, जब नेटो का सवाल आता है, तो वहां पर उसके वोट सिल जाते हैं। ऐसे में अगर कोई एजेंसी है तो यही है, यही हाल रॉयटर्स का है, यही हाल दूसरी एजेंसीज का है। अगर हमारे पास दूसरी एजेंसीज के नाम पर अल जजीरा या प्रेस टीवी या टीआरटी या इस तरह के चैनल्स ना हो तो हमें पता कैसे चलेगा? सवाल ये है कि कोई दूसरे पक्ष की बात जो अल जजीरा ने दिखाया वो झूठ है, तो बात ठीक है। बहुत ही जवाबदेह और बहुत ही भरोसेमंद मीडिया संस्थान है, मीडिया घराने हैं, वहां पर भी हमने देखा है कि पक्षपाती रिपोर्टिंग सामने बहुतेरी ऐसे अनगिनत है, बीबीसी का भी नाम लिया जा सकता है कि वहां से भी कई बार हमने इस तरह की खबरें देखी हैं। प्रोफेसर ब्रह्मदीप, देखिए नेहा जी, बेशक बीबीसी की आप बात करें, बीबीसी का पुराना इतिहास रहा है और बीबीसी ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है। तमाम आलोचनाओं के बावजूद यदि आप बीबीसी को देखते हैं, बीबीसी के बहुत सारे लोग मारे गए, वो पूरी दुनिया में बहुत सारे चैनल्स हैं, लेकिन जब बात अल जजीरा की होती तो देखिए, आप यदि आप पारदर्शिता की बात करते हैं तो फिर आप महात्मा गांधी हो जाइए, आप पारदर्शी हो जाइए। आपको पारदर्शिता पत्रिका में न केवल पारदर्शी दिखना चाहिए, लेकिन पारदर्शिता का आपको प्रदर्शन भी करना होता। तो अल जजीरा बेशक उसके जो रिपोर्टर हैं, देखिए बहुत अच्छा काम करते हैं, तमाम चैनल्स के जो लोग हैं नौकरियां छोड़ के उन्होंने अल जजीरा को ज्वाइन किया है। तो अल जजीरा बहुत अच्छे से दुनिया में बहुत सारे कई मुल्कों तक फैल गया है, अल जजीरा को देख रहे हैं। लेकिन जब बात आती है कि अल जजीरा पत्रकारिता किस तरीके से करता है, तो फिर दिक्कतें वहां पर खड़ी होती है। देखिए आप मिस्र को देख लीजिए, मिस्र एक लोकतांत्रिक देश है, मिस्र कतर की कतई तुलना नहीं हो सकती, क्योंकि जो कतर है वो उस पर एक खानदान का कब्जा है, सऊदी अरब पर एक खानदान का कब्जा है, लेकिन मिस्र कहीं कभी थोड़ा बहुत जो लोकतंत्र है वो मिस्र में दिखता है। मिस्र ने भी प्रतिबंधित किया, मिस्र ने भी अल जजीरा पर प्रतिबंध लगाया था, अमेरिका ने भी प्रतिबंध की बात की थी। इवन आप इन सबसे आगे चल के जब आप देखेंगे तो जो नुपुर शर्मा को लेकर जो बात उठी, उसमें सबसे पहले भारत पर वो प्रतिबंधित करने की बात खाड़ी देशों से अपील की, उस देश ने अपील की, कतर ने, जिसमें अल जजीरा सबसे अग्रणी था। अल जजीरा ने ये नहीं कहा कि एक महिला के जो विचार है वो पूरे देश के विचार नहीं हो सकते। मतलब लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी के विचार तो थे, वो प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। एक राजनीतिक एजेंडे को आप कैसे सामने लाकर किसी मुल्क को निशाना, तो अल जजीरा जो है वो किसी मुल्क को निशाना बनाता है। यदि जब बात कुछ देशों की आएगी तो वो उस प्रकार से पीछे नहीं पड़ेगा, लेकिन उसकी जो नियत होती है, आपकी नियत जो है वो अल जजीरा की बड़ी खतरनाक नजर आती है और वो पूरी पत्रकारिता में नजर आती है। जैसे अभी
पारदर्शिता को लेकर मैडम बात कर रही थी। देखिए अभी इजराइल के जो सैनिक है उन पर अल जजीरा ने आरोप लगाया था कि उन्होंने एक हॉस्पिटल में जो फिलिस्तीनी महिला उनका बलात्कार किया, और उसके बाद जब जांच हुई तो उसके जो गलत साबित हुई, और उसके बाद अल जजीरा को अपनी न्यूज हटाना पड़ा। तो क्या आप अपनी खबरों के जरिए कहीं हिंसा फैलाने पर आप दुनिया में उतारू तो नहीं हो रहे? और अल जजीरा जो है वो अपनी रिपोर्टिंग से उसने लगातार, आप देखिएगा कि अपनी रिपोर्टिंग से उसने हिंसा फैलाने की कोशिशें की है नेहा जी, और इसके प्रभाव भी पड़े हैं। देखिए आप अल जजीरा की रिपोर्ट को लेकर भारत में भी हिंसा हो सकती थी। अल जजीरा को जो महिलाओं को लेकर जो उसने बलात्कार को लेकर बात कही, उससे हो सकता था कि मध्य पूर्व में जो कोई युद्ध भड़क जाता। तो आप पारदर्शी, बहुत अच्छा चैनल है, बेशक अल जजीरा बहुत नायाब तरीके से काम कर रहा है, लेकिन अल जजीरा उसके साथ ही साथ जो कतर है उसके राजनीतिक एजेंडे को पूरा कर रहा है। वो एजेंडा जो तालिबान का कार्यालय भी वो देश वहां पर चलाता है, ISIS का देश भी चलाता है, आप मध्यस्थता की भूमिका भी अदा कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर कतर जो है वो एक ऐसे, जब से अल जजीरा आया है तो कतर एक ऐसे देश के रूप में स्थापित हुआ जो बहुत बड़ा मध्यस्थ है, लेकिन इस मध्यस्थता के साथ उसने कहीं पर भी आतंकवाद को समाप्त नहीं किया है। इसलिए अल जजीरा के जो इरादे हैं उस पर सवाल उठते हैं। जी शीबा मैम, मैं आतंकवाद को लेकर जो नाम जोड़ा जा रहा है अल जजीरा का, कि लगातार जो लिंक है, जिस तरह से प्रोफेसर ब्रह्मदीप यहाँ पर सामने रख रहे हैं, उन लिंक पर आप क्या कहेंगी, उन खबरों पर आप क्या कहेंगी जो कि अल जजीरा पर लगाए गए हैं और इजराइल की सुरक्षा के लिए इसे खतरा भी बताया गया है? नेहा जी, हम सब जानते हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं और वेस्ट एशिया जिन्होंने पढ़ा है कि हमास को खुद ज्यूइश स्टेट ने, जो ज़ायनिस्ट स्टेट है, उसने पैदा किया, उसने बनाया। बल्कि एक प्राइम मिनिस्टर ने, इसाक रेबिन ने ये कहा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है कि हमने PLO को काउंटर करने के लिए हमास को पैदा किया। तो ये अगर आतंकवादी है हमास, तो पैदा किसने किया, शुरू किसने किया? ISIS के बारे में, अल कायदा के बारे में साबित हो चुका है कि उसमें उसमें सऊदी अरब और अमेरिका की फंडिंग है। तो फिर किसने किया? इसमें खतर कहाँ से आता है? इसके अलावा जो आतंकवादी गुट है, चाहे वो तालिबान हो, उसको बाकायदा ट्रेनिंग अमेरिका ने दी और पैसा लगाया सऊदी अरब ने, तो इसमें खतर कहाँ से आता है? तो ये हम लोग क्या किसी तरह के एक ओढ़ी हुई, जानबूझकर ओढ़ी हुई मासूमियत में जीना चाहते हैं इस डिबेट में कि हम झूठ बोलेंगे? हम ये नहीं कहेंगे कि सोर्स कौन है, किसने पैदा किया, किसने ट्रेन किया। हमास से लेकर के तालिबान तक, अल कायदा तक, ISIS तक, उसमें कतर का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। और आप ये कह रहे हैं कि एक चैनल आतंकवाद को पैदा कर रहा है, ये किस तरह की बात है? अच्छा, दूसरी तरफ आप ये बताइए कि जब ज्यादा जघन्य अपराध ये था मीडिया का कि जब उसने झूठी खबर चलाई कि 40 ज्यूइश बच्चों की गर्दन रेत दी गई, ये कहा गया, और फिर वो झूठ निकला है, तो उसके ऊपर तो किसी ने किसी को बैन नहीं किया। क्यों नहीं BBC को बैन किया गया भाई? क्यों नहीं राष्ट्रपति के खिलाफ कार्रवाई हुई? राष्ट्रपति के पोर्टस वाला जो अकाउंट है वो बैन कर दिया गया, क्योंकि वहां से वो झूठ फैलाया गया था। जो अमेरिका का राष्ट्रपति है वो झूठ बोल रहा था। तो ये सारी, हम देखिए, हम बच्चे बहलाने नहीं बैठे, हम समझ रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि आपको बहाना चाहिए है कि आप बैन करें, लेकिन इस बहाने से यही साबित हुआ कि आप BBC से खुश है ना, आप वेस्टर्न मीडिया के वो सारे जो कॉर्पोरेट और जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, जो एम्बेडेड मीडिया है, आप उससे खुश हैं। तो ये देखिए, ये बात बहुत आगे जा चुकी है। अल जजीरा को बैन करके आपने, आज हम चर्चा अल जजीरा पर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हम? इसीलिए तो अल जजीरा को नुकसान नहीं हो रहा, उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ रही है। सवाल यही है कि वो सफेद नस्ल वाली दुनिया जिसको अपने पाप नहीं लगते, उसके सामने जो पूरा थर्ड वर्ल्ड है वो सवालिया निशान के घेरे में रहता है। चाहे वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो, चाहे वो वेस्ट एशिया हो, चाहे वो अफ्रीका हो, वहां पर उसको सब कुछ नंबर 1 में 24 कैरेट ठीक चाहिए, लेकिन अपने यहाँ वो नजरअंदाज करता रहेगा।
हर चीज को। तो इस समय हम उस यूनिपोलैरिटी को भी क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसमें उसका अपना एम्बेडेड मीडिया पूरे थर्ड वर्ल्ड को कटघरे में खड़ा करता है, लेकिन अपने लिए उसके पास कोई पैमाना नहीं जज करने का। कोई भी आतंकवादी संगठन ऐसा नहीं है जिसको अल जजीरा ने पैदा किया हो, कतर ने पैदा किया हो, या कतर ने और उसकी वजह से वो चल रहा हो। सारे जो आतंकवादी संगठन जो मुसलमानों के नाम पे चल रहे हैं, उसको सऊदी अरब और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर पैदा किया है। हमास इजराइल के ज़ायनिस्ट स्टेट की पैदावार है, ये सारी दुनिया जानती है। बिल्कुल। क्यों ऐसा लगता है कि ये जो बैन है ये उसी बर्ताव का, उसी रवैये का एक नतीजा है कि जो भी पश्चिमी देशों के नागरिक नहीं हैं, उनकी जो जानें हैं वो ज़्यादा मायने नहीं रखती हैं? थर्ड वर्ल्ड में, मिडिल ईस्ट में क्या हो रहा है, इससे पश्चिमी देशों को क्या फ़र्क पड़ता है? एशिया कॉन्टिनेंट में किस तरह से हिंसा हो रही है, उससे पश्चिमी मुल्कों को क्या फ़र्क पड़ता है? नेहा जी देखिए, यदि आप उत्तर के देशों की बात करें या पश्चिमी दुनिया की बात करें, तो जो विकासशील देश है, जो गरीब देश है, पिछड़े देश है, उन देशों के हालात से यूरोप को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। और यूरोप जो है वो उसके लिए मध्य पूर्व जैसे जो इलाके वहां पर तनाव होना उसके लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये जो शिया सुन्नी विवाद, ये सब विवाद चलने लगेंगे तो इससे फायदा ही होता है, क्योंकि यही के तेल से जो है वो यूरोप का उद्योग पनपता है। लेकिन जिस मुद्दे पर हम बात करते हैं, बेशक शिवा जी बहुत सही कह रही है कि क्या आतंकवाद को किसने पैदा किया हमको देखना पड़ेगा, लेकिन क्या हम आतंक फैलाने का माध्यम बन जाए? मतलब शिवाजी क्या इस बात की वकालत कर रही है कि जो चैनल है वो आतंक फैलाने का माध्यम बन जाए, वो चलेगा? इसके बजाय वो चलेगा, वो ठीक है, वो उसको माफ किया जा सकता है, लेकिन हम आतंकवाद को पैदा करने वालों को माफ नहीं करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए, मुद्दा यह है कि आप किसी देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसे प्रभावित करते हैं। आपको याद होगा कि भारत में जो 26/11 हमला हुआ था, उसमें हमारे जो चैनल्स हैं, उन चैनल्स ने जिस प्रकार से रिपोर्टिंग की थी, उसके बाद भारत की सरकार को आगे आना पड़ा था और ये स्पष्ट करना पड़ा था कि जिस प्रकार से रिपोर्टिंग हुई है, उसको जो पाकिस्तान में बैठे होने वाले आकाओं ने देखा और उसका नतीजा ये हुआ कि उस समस्या से पार पाने में हमको बहुत समस्या आई। अब आप जब नेतन्याहू की बात करते, देखिए आप जब नेतन्याहू की राजनीति की बात करते हैं तो फिर वो एक अलग मुद्दा होता है, क्योंकि जो नेतन्याहू बेशक वो घिर गए, नेतन्याहू जो है वो उनके देश में बहुत विरोध हो रहा है, नेतन्याहू जो वो बंधकों को छुड़ा नहीं पा रहे हैं, नेतन्याहू ये भी सही है कि उन्होंने देश की जो समस्याएं उनसे ध्यान हटाने के लिए वो निरंतर गजा पर हमला कर रहे हैं या जो विभिन्न इलाकों पर हमला कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो ईरान को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे, सीरिया को निशाना बनाने से नहीं चूक रहे, वो नेतन्याहू सब कर रहे हैं। लेकिन यदि आप चैनल की बात करेंगे कि क्या कोई चैनल हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान पहुंचा सकता है, तो मेरी जितनी समझ है या चैनल्स को जितना मैं देखता हूं, अल जजीरा जैसे जो चैनल है वो जो है वो किसी देश को पर्सनल तौर पर उसके रिपोर्टर टारगेट करते हैं। आप पर्सनल तौर पर टारगेट करते हैं। आपने कभी हमास की ट्रेनिंग करने के तरीकों को क्यों नहीं दिखाया? आपने कभी ये क्यों नहीं दिखाया कि जो हमास है वो एक संगठन है, लेकिन उस संगठन ने पूरे जो फिलिस्तीन है उसके भविष्य को अंधेरे में डाल दिया है। उस संगठन ने इस प्रकार से लोगों को बना दिया है कि वो जो है वो धर्म के नशे के पागलपन के हद तक पागल हो रहे हैं। और फिलिस्तीन का एक शांतिप्रिय तबका भी होगा जो कि शांति चाहता होगा, लेकिन हमास ने पूरा का पूरा बारूद के ढेर पर बिठा दिया उस देश को। एक फिलिस्तीन देश जिसके पक्ष में पूरी दुनिया खड़ी हो रही थी, उस जिस प्रकार से वहां पर हमास ने हमला किया, उसके बाद हम जैसे जो लोग हैं, जब हमने ये देखा कि फिलिस्तीन जो हमास ने इजराइल पर हमला किया, हम जैसे उदारवादी लोगों को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि ईरान की जो मजलिस है वहां पर उसकी खुशियां मनाई जा रही है, पाकिस्तान में उसकी खुशियां मनाई जा रही है, इस्लामिक देशों में जब यहूदियों को काटा गया तो उसकी खुशियां मनाई जा रही है। तो ये जो चीजें हैं, आप किसी कौम को इस प्रकार से ऐसी क्यों, और सबसे ज्यादा जो अल जजीरा ने किसी को नुकसान पहुंचाया है तो मुस्लिम दुनिया को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि जो आईएस के आतंकी जब दुनिया में दूसरे धर्मों के सिर को कलम कर रहे थे, दूसरे धर्म के लोगों को मार रहे थे, तो उनके जो सिर कलम करते हुए दिखाई, इससे इस्लाम का जो एक वहशियानत
तो जो एक रूप उसने दिखाया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अल जजीरा जो है उसकी जो रिपोर्टिंग हुई है, जो उसकी आक्रामकता हुई है, जो कतर की राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने की कोशिशें की है, जो अरब दुनिया में उसने हावी होने की कोशिशें की है, और इन हावी होने की कोशिशों में उसने जिस प्रकार से दुनिया में रिपोर्टिंग की है, उससे सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो मुस्लिम दुनिया को हुआ। यही कारण है कि मुस्लिम दुनिया को जिस प्रकार से अरब राष्ट्रवाद को उसने दिखाया है, उसका नतीजा हुआ कि दुनिया भर में जो दक्षिणपंथी सरकारें अचानक क्यों जीतने लगी दुनिया भर में। इसका प्रभाव ब्रिटेन में भी हुआ, इसका प्रभाव अमेरिका में भी हुआ है, हो सकता है कि दक्षिण एशिया के देशों में भी प्रभाव हुआ है। और दक्षिणपंथी जो दौर शुरू हुआ है, जिन्होंने इस्लाम को एक खराब मान लिया है, इस्लाम को एक आक्रामक मान लिया है, उसमें जो सबसे ज्यादा जो भूमिका नजर आती मुझे वो अल जजीरा की नजर आती। इसलिए आप अल जजीरा को इतना साधारण तौर पर मत मानिए। नहीं ब्रह्मदीप जी, मुझे आपत्ति है इस आपकी इस ओपिनियन पर, क्योंकि अगर ये आरोप अल जजीरा पर लगते हैं तो दुनिया के तमाम मीडिया संस्थानों पर भी आरोप लगने चाहिए, जिसने इस्लाम को बदनाम करने में पूरी कहीं ना कहीं अपना योगदान दिया है कि आतंकवाद से इस धर्म को क्यों जोड़ा जाता है, जबकि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। ये बार बार जो है साबित हुआ है, क्योंकि जो जाने जाती हैं, जब इस तरह के किसी टेररिस्ट अटैक में जाने जाती हैं तो वो किसी धर्म विशेष की जाने नहीं होती हैं, बल्कि कई मासूमों की जाने भी होती हैं, और वो सिर्फ जाने होती हैं। जी, क्या बीबीसी ने लोगों के सिर काटते हुए दिखाया? क्या वाशिंगटन डीसी ने दिखाया? नहीं दिखाया। जब से जिस प्रकार से आप अल जजीरा आया है, आईएस का उभार हुआ, जो दोनों चीजें साथ साथ चलिए, आप देखिएगा कि अल जजीरा ने अपनी जो भी उसका उद्देश्य हो, लेकिन आक्रामक रिपोर्टिंग के नाम पर जिस प्रकार से जो चित्रों को उसने दिखाया, इसके उभार के कई कारण है ब्रह्मदीप जी, इसके उभार के कई कारण है। इसके उभार के कारण है दुनिया के उन ताकतवर देशों की अपनी पॉलिसी, जिसमें वो चाहते हैं कि ये देश जो है वो आपसी संघर्ष में रहें, ताकि उनका जो है वो पूरा लाभ उठा सके और उन पर वो अपना नियंत्रण बनाए रख सके। हमने देखा है कि एशियाई देशों के साथ क्या हुआ। अल जजीरा ऐसे जो देश है, यूरोपियन देश, इसमें कई कारक है, इसमें कई कारक है। शिबा जी से समझ लेते हैं, इसमें कई कारक है, सिर्फ एक कारक अल जजीरा नहीं हो सकता। शिबा भाई, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि इसमें जो कई कारक है, अगर आतंकवाद को ही जोड़कर देखा जा रहा है, किसी देश की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है अल जजीरा के प्रसारण के उसके कंटेंट को, तो आतंकवाद की जो ये समस्या है जो पूरी दुनिया को प्रभावित कर रही है। हम देख रहे हैं कि ईरान पर भी फिर से एक अटैक हुआ है, और बल्कि 2 शहरों को निशाना बनाया गया है जो कि पाकिस्तान में बैठकर ऑपरेट होते हैं। ये जैश अल अहद संगठन, ये शिया और सुन्नी का विवाद दिखता है। शिबा मैम, बहुत सिंपल सी बात है भाई, हमास जिसने बनाया उस सरकार को या उस संगठन को कटघरे में खड़ा करिए। जिसने आईएसआईएस बनाया उस सरकार को, उन सरकारों को, संगठनों को खड़ा करिए कटघरे में। जिन्होंने अलकायदा और तालिबान बनाए उनको, तो उन सबको छोड़ करके एक टीवी चैनल के ऊपर सारा दारोमदार ठिकरा फोड़ देना, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा है किस तरह का सरलीकरण चल रहा है यहाँ पर। और तीसरी बात ये है कि अपराधी अगर मुसलमान है तो इस्लाम का नाम क्यों लिया जा रहा है? अपराधी अगर ईसाई होता है, इतना वेस्ट में और खासकर अमेरिका में इतनी शूटिंग होती है जिसमें अंधाधुंध गोलियां चलाई जाती हैं, तो उसमें तो कोई नहीं कहता कि ये क्रिश्चियनिटी इसकी दोषी है, क्रिश्चियनिटी की वजह से हो रहा है। या अमेरिका जैसे या क्रिश्चियन मेजॉरिटी देशों ने जहां जहां आतंकवाद किया है, जहां जहां पूरे राष्ट्रों को बर्बाद कर दिया है, तो उसको अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी तो कोई नहीं कहता है। तो यहाँ पर इतना सिलेक्टिव, भैया वही इस्लामोफोबिया है जो सब जगह है, वो आपके चैनल पर भी दिख रहा है। अच्छा है कि आपने एतराज किया, मुझे उम्मीद थी कि आप जरूर एतराज करेंगी, क्योंकि ये इतना ब्लंट था, इतना इन योर फेस था कि ये काबिल बर्दाश्त ही नहीं था ये सारा जो अभी कहा गया। ये बताइए कि किसी भी धर्म विशेष के लिए कोई भी टिप्पणी जो है, हम इसको अस्वीकार करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये इस पर आपत्ति उठाई जानी चाहिए। जी बिल्कुल। जहां तक राइट विंग के उभार का सवाल है, तो भैया राइट विंग का उभार तो मुस्लिम देशों में भी हो रहा है, जो मुस्लिम बहुल देश हैं, और जो मुस्लिम बहुल देश नहीं है वहां पर भी हो रहा है। देखिए, ये पूंजीवाद का एक रूप है। पूंजीवाद हमेशा यहाँ पहुंचता ही है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ठीक पहले भी पूंजीवाद अपने सबसे ज्यादा क्राइसिस के दौर पे था, तब भी फाशिज्म का उभार हमने देखा था, तब भी वहां पर हर जगह राइट विंग उभरा था। वहां तो कोई इस्लाम का सवाल नहीं था। पूरा यूरोप, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इटली, इन सब जगहों पर राइट विंग था कि नहीं था? फाशिज्म था या
नहीं था, जेनोसाइड हुआ था या नहीं हुआ था, तो वहां तो कोई इस्लाम नहीं था। तो जापान पर हमला करना क्या इस्लाम की वजह से जापान पर हिरोशिमा नागासाकी हुआ था अमेरिका के जरिए? तो इतनी मतलब क्या क्या ये स्कॉलरशिप है जो ये समझती है कि जो सारा क्राइसिस उसका है, कैपिटलिज्म का जो क्राइसिस है कि वो अब अपने ही जाल में फंस गया है, तो वो इसको संभाल नहीं पा रहा। अफगानिस्तान से मुसलमान सस्ता लेबर यूरोप में भेजा जा रहा है, इजराइल में भेजा जा रहा है, इंडिया से सस्ता लेबर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब भेजा जा रहा है इजराइल में। तो ये सारे जो सवाल है ये पूंजीवाद के सवाल है कि पूंजीवाद अपने इतने डिजेनरेटेड मुकाम पे खड़ा है कि अब उसको अच्छा में अपराध करने से रोक नहीं सकते, क्योंकि अब उसका सर्वाइवल उसी में है और कोई सर्वाइवल का तरीका नहीं है। तो सबसे जो जनक है आतंकवाद का इजराइल, सऊदी अरब और अमेरिका, उस पर सवाल खड़े करने के बजाय आप एक प्राइवेट कंपनी पर सवाल खड़े करें, चाहे वो राज्य पोषित है, चलिए मान लिया, लेकिन इसके बावजूद आप ये कैसे कह सकते हैं कि सारे अपराध जो हुए वो होते रहे, उनका जिक्र नहीं होना चाहिए? अगर अल जजीरा ने मुसलमानों द्वारा किए गए अपराधों को भी दिखाया है तो यही तो बताता है कि वो इस मामले में अपने आप को बैलेंस रखता है, वो बायस्ड नहीं है। वो इजराइल के अपराध भी दिखाता है, वो मुसलमानों के अपराध भी दिखाता है, वो अमेरिका के अपराध भी दिखाता है। अगर आप मुसलमानों के द्वारा किए गए अपराध छुपा लेता इस बात पर कि वो मुसलमान ने किया है तो शिकायत होनी चाहिए थी। यहाँ तो चित भी मेरी पट भी मेरी, और भाई ये कौन सी बात हुई कि अमेरिका जो है वो तय करेगा सब कुछ और बाइडेन साहब तय करेंगे या नेतन्याहू तय करेंगे? देखिए ये दुनिया यूनिपोलैरिटी से अब खिसक रही है, ये हट रही है यूनिपोलैरिटी से, और ये ज्यादा देर की कहानी है नहीं। और जो लोग अभी तलवे चाट रहे हैं और अमेरिकन बूट्स के नीचे, नाटो बूट्स के नीचे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, ये उनके लिए भी कोई अच्छा दौर नहीं है। ये आग लग चुकी है, ये जल्दी ही बढ़ेगी। मान लीजिए कि उस चैनल ने ऐसा कोई अपराध कर दिया है, लेकिन जो हालात है वहाँ, उस हालात पर अभी जल्द अंकुश लगता नहीं दिख रहा है, और हो सकता है कि ये हिंसा जो है वो अन्य मुल्कों को भी अपनी आगोश में ले ले, अपनी चपेट में ले ले। ईरान के साथ अभी जो तकरार चल रही है इजराइल की। देखिए सबसे पहले तो मैं शिवाजी से बहुत विनम्रता से कहना चाहूंगा कि ये जो डिबेट है इसका विषय आपने अल जजीरा पर रखा है जी, तो मेरा काम है जो कि इस डिबेट का विषय आपने रखा है, तो मैंने अल जजीरा चैनल पर बात कही। इसका मतलब ये नहीं है, अब शिवाजी दुनिया में तमाम तरीके की बात कर रही है, तो तमाम तरीके के मुद्दे, नेहा जी देखिए आप मुझे जिम्मेदार नहीं ठहराइए, तमाम तरीके के मुद्दों पर मैं सिर्फ और सिर्फ किसी धर्म विशेष के प्रति टिप्पणी से मैं अस्वीकार करती हूँ। नहीं नेहा जी, धर्म विशेष के की इमेज को खराब किया है अल जजीरा ने, मैं वहां पर फिर खड़ा हूं। और जो मैडम है, मैडम को उस चैनल की वकालत करने के बजाय वो चैनल काम कैसा करता है इस पर उन्होंने अपनी तकरीर में कुछ एक शब्द नहीं कहा कि चैनल काम कैसा कर रहा है। तमाम तरीके की दुनिया की बात की, लेकिन आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या दुनिया में जो कुछ हो रहा है तो इसका प्रभाव पड़ेगा? देखिए नेहा जी, मध्य पूर्व जो एक ऐसा इलाका है जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका सबको छूता है, और जो मध्य पूर्व है उसका दुनिया की खुशहाली में बहुत बड़ा योगदान है। दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से इजराइल का जो युद्ध चल रहा है, जिस प्रकार से ईरान पर हमले हो रहे हैं या ईरान के लोगों को मारा जा रहा है, सीरिया को मारा जा रहा है, और इस सब में मध्य पूर्व में दुनिया भर के दूसरे देश भी इन्वॉल्व है, तो ये युद्ध जितना आगे बढ़ेगा उसमें जो विश्व में अशांति फैलने के खतरे ज्यादा बढ़ गए। क्योंकि यहाँ पर हमको ये समझने की जरूरत है कि जो रूस है, रूस गुस्से में अमेरिका के प्रति, और रूस पिछले कुछ दिनों में जिस प्रकार से रूस की जो राजनीति चल रही है वो सीरिया में एक धड़े के साथ है, वो जो है वो अमेरिका के खिलाफ चला जाता है। दूसरी बात है कि जो चीन है, चीन की वन बेल्ट वन परियोजना है, तो चीन ने अपने सामरिक संबंधों को ईरान से डेवलप किया है, चीन ने अपने सामरिक संबंधों को सऊदी अरब से भी डेवलप किया है। तो जो चाइना की वन बेल्ट वन परियोजना यदि किसी एक देश के कारण लटकती है तो निश्चित तौर पर चाइना भी इससे नाराज होगा। तो ये जो युद्ध है ये जितना लंबा खींचेगा इससे दुनिया में न केवल युद्ध के खतरे बढ़ने की आशंका होगी, लेकिन कहीं हम परमाणु युद्ध की कगार पर भी पहुंच नहीं जाए, क्योंकि जो ईरान है, ईरान जिस आक्रामकता से नजर आ रहा है
और इजराइल भी उतनी आक्रामकता से नजर आ रहा है। एक लाइन में मैं शीबा मैम से भी समझना चाहूंगी। शीबा मैम, क्या आप ये एक लाइन में इसका जवाब देंगी कि वाकई में जो कंटेंट है अल जजीरा का वो ज्यादातर पक्षपाती है? नहीं, मुझे लगता है कि सारे के सारे चैनल जिसके पास जो वांटेज पॉइंट होता है उस वांटेज पॉइंट से ही वो रिपोर्ट कर रहे होते हैं, और इसलिए हमें एक पर्सपेक्टिव मिलता है और हमें लगता है कि यही पर्सपेक्टिव ही शायद सार्वभौमिक है, क्योंकि नहीं होता है। देखिए, हम सब मीडिया के लोग हैं, हम जानते हैं कि हम किस तरफ खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, हमें उसी का पर्सपेक्टिव मिलता है। एक बहुत बड़ी बात कही प्रोफेसर साहब ने कि इस्लामिक देशों में इजरायलियों को काटा गया, यहूदियों को काटा गया, ये कब हुआ था? मैं उनसे जानना चाहती हूँ, ये किस मीडिया से सुन करके उन्होंने इतना बड़ा वक्तव्य दिया है कि काटा जा रहा है? जी जी, तो ये इजराइल को काटा कैसे, कहाँ बोला? नहीं, अभी आपने कहा, अभी आप पीछे जब ये आएगा तो आप सुन लीजिएगा, यहूदियों को काटा गया मुस्लिम देशों में, तो ये वाली ये सिर्फ बात मैंने नहीं कहा, आप कृपया क्लियर कीजिए जी। अगर आप देख लीजिए, ठीक है, मैं पिछली बार तो मुझे ये कहना है कि मैं अल जजीरा को ना क्लीन चिट दूंगी, ना मैं अल जजीरा के पक्ष में खड़ी होंगी। मेरा ओपनिंग रिमार्क है कि अगर बीबीसी से, CNN से, फॉक्स से और किसी और मीडिया से नेतन्याहू, जो कि अब यूनाइटेड नेशंस भी कह रहा है, खुद बाइडेन ने भी कहा है कि आप रुक जाइए और मना किया है, और सारी बातें हैं कि वो वहां पर एक खास तरह की नस्लकुशी चल रही है। अगर उस आदमी को सिर्फ और सिर्फ एक इस चैनल से तकलीफ हुई है क्योंकि उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये सब जो कुछ हुआ, जो खासकर जो सेंट्रल किचन का जो हमला है, तो इसलिए मुझे ये लगता था कि हम लोगों को हमारी इतनी सी सबमिशन है कि ये बताता है कि जोखिम लेकर के खबरों को कौन हम तक पहुंचा रहा है। क्यों नहीं ऐसा हो है कि सारे विश्व के सभी मीडिया से उसको आक्रमण करने वाले को शिकायत है। आक्रमण करने वाले का साथ तो दुनिया में कोई भी नहीं दे रहा, सारे देश के अवाम हमास के इस हमले की निंदा सभी देशों ने की है। हमास के इस हमले की निंदा सभी मुल्कों ने की है। इसमें मैंने आपके पहले कार्यक्रम में, जब आपने पहला कार्यक्रम अक्टूबर में इस पर किया था, तब भी मैंने कहा था कि कमजोर का गुस्सा माफी और नदामत पे खत्म होता है। हमास ने गलती की है, आज भी मैं उस पर कायम है। पहले दिन आपसे ये बात कही थी, ये ठीक नहीं हुआ। बिल्कुल जी, समय समाप्त हो गया। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने, अगर आप कुछ करेक्ट करना चाहते हैं तो आप एक लाइन में कर ले, क्योंकि समय बिल्कुल अब आगे इसकी इजाज़त नहीं देता है। हालांकि प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने कह रहे हैं कि उन्होंने इस तरह की बात नहीं रखी है कि जो मुस्लिम मुल्क है वहाँ पर यहूदियों का जो है जनसंहार किया गया है। तो अगर इस तरह की सूचना गई है तो उसके लिए ये करेक्शन बहुत ज़रूरी है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, स्ट्रेट टॉक में समय समाप्त हो गया है, लेकिन आपसे दर्शकों से फीडबैक की अपेक्षा रहती है, इसलिए आप हमें लिख सकते हैं info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी। धन्यवाद।